मेटामॉर्फोसिस, ये मॉर्फोस, नई शक्ल इख्तियार करता सारा मटेरियल सेफ है या नहीं है, ये तो वक्त ही बता देगा। क्योंकि एक इक्विपमेंट किसी शख्स में मुफीद साबित हुआ तो वही इक्विपमेंट दूसरों में मुजरत साबित कर रहा है। फस्द के नतीजे में इस्तेमाल की जाने वाले जो नश्तर हैं, ये जो स्काल्पल्स है, ये जो इनको इस्तेमाल करते हो, ये भी जो मटेरियल की बुनियाद पे, इनकी रफ्तार की बुनियाद पे, ऐसे बहुत सारी चीजें जब महाजमन आरिया में जो आप जो इक्विपमेंट यूज कर रहे हो वो है। और ये टिकोर तकनीक के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जो कंटेनर्स हैं, मटेरियल प्रिजर्व करने वाली चीजें, ये सब चीजें शामिल है। मजीद यहाँ मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ कि लीचेस को, जोंक को यूएस एफडीए ने बाकायदा एक मेडिकल डिवाइस के तौर पे अप्रूव कर दिया गया है। यही वजह है कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पे कहा जाता है कि नॉन पॉइजनस लीचेस कैन बी यूज्ड एज ए फॉर द मेडिसिनल पर्पस। सो लिहाजा माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सारी चीजें जो हमको शायद सबकॉन्शियसली हमें पता ही नहीं था कि ये मेडिकल डिवाइसेस के डेफिनेशन में आते हैं, लेकिन आज ग्लोबली इसको कैटेगराइज कर दिए गए हैं, जो हम भी इस्तेमाल करते हैं, हमारे तिब्बा ने भी इस्तेमाल किया, और हम भी आज को आप लोगों से तरगीब कर रहे हैं कि इन तमाम चीजों को इस्तेमाल किया जाए। इलाज की तदबीर के अलावा रोजमर्रा में कुछ चीजें जो मुख्तलिफ तिब्बी इदारों में भी इस्तेमाल में है, जो फिजियोथेरेपी के इक्विपमेंट्स की बात आ रही है, के अलावा कुछ चीजें मुश्तरका चीजें जो मिली हुई चीजें, जैसे भपारे की शक्ल क्या होगी, किसी बर्तन में किस तरह का बर्तन ले रहे हो, उससे अगर जो आप इमेजिन कर सकते हो, अगर शीशे के बर्तन और कांच का बर्तन टूट जाए तो उससे होने वाले प्रॉब्लम, चीनी का बर्तन हो तो उससे होने वाले मसाइल, या कोई स्टेनलेस स्टील का भी बर्तन हो तो उससे गर्म पानी का डाल तो उससे लाक होने वाली जो हरारत, ऐसे हर चीज में कहीं ना कहीं मुबहम, कहीं ना कहीं चीजें आया एडवर्स इफेक्ट है। जैसे इनके बाद लखलखा, बकूर, नतूल, सकूब, वसूल, आबजन, पाशवा, जरूर, ये टेंस थेरेपी, अल्ट्रासाउंड, शॉर्ट एंड लॉन्ग वेव थेरेपी, फोटोथेरेपी, वैक्स थेरेपी, क्रायोथेरेपी, लेजर थेरेपी, हर थेरेपी के बीच में जो इक्विपमेंट किया जाता है वो दे हैव कम अंडर दी सस्पिशियस विजिलेंस के दामन में आ रही है कि कहीं इससे कुछ नुकसान तो नहीं हो रहा है। चलिए कुछ लिस्ट ऑफ मेडिकल डिवाइसेस जो हम यूनानी वाले भी इस्तेमाल करते हैं और इंस्टीट्यूशन में भी करते हैं। यहाँ एक बात, ये जो मेरा अपना मानना है और मैं मुताले के बाद ही कह रहा हूँ, ये सारे मेडिकल डिवाइसेस का ताल्लुक यूनानी वालों से नहीं है, क्योंकि हम बोलेंगे कि नब्ज हाथ से देखी जाती है, हमें कोई इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें एविडेंस जनरेट करना हो तो हमें जरूरत पड़ती है इस बात की कि हमको मेडिकल मॉडर्न डिवाइसेस की मदद से नफ्स को, नफ्स से गैर तबई के अक़साम को बयान करना पड़ेगा। इसी तरह बोल बराज को और भी दीगर चीजों को साबित करने के लिए जदीद साइंस की, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से हमको हमारे तिब की जो कामयाबियों को और तशखीस की नुकात को हतमी तौर पर तस्दीक करने के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने इस चीज को खास तौर पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये मेडिकल डिवाइसेस एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन, मेरे अजीज साथियों, दुनिया में जितनी भी डायग्नोस्टिक टूल या जो भी अदर इंटरवेंशन काइंड ऑफ टेक्निक्स हैं, पेस मेकर्स हैं, या क्या कहते हैं आप, कार्डियो एंजियोप्लास्टी जो करवा के स्टंट लगा रहे हो, वो किसी एक का असासा नहीं है। वो सी, इस पैराग्राफ से आपको मैं यहाँ करने की कोशिश करता हूँ, मेडिकल डिवाइसेस आर नॉट एन एसेट ऑफ एनी पर्टिकुलर सिस्टम प्रैक्टिशनर। अगर वो कह रहा है कि ये हमारी चीज है, क्योंकि आमतौर पे अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन के लोग टारगेटेड होते हैं कन्वेंशनल साइंस के लोगों से, मैं माजूरत चाहते कहता हूँ, अगर ऐसी बात आ रही है तो प्लीज बी कॉन्फिडेंट, बिकॉज दे आर नॉट पर्टिकुलर सिस्टम की असेट नहीं होते, दे कैन एंड शुड बी यूजफुल बाय प्रैक्टिशनर ऑफ ऑल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, बशर्ते कि दे हैव टू बी अडॉप्ट थॉटफुली। क्या इसकी जरूरत है, एग्जैक्टली होना चाहिए, यही होना चाहिए, विद प्रॉपर ट्रेनिंग, एंड देयर मस्ट बी एविडेंस ऑफ द पर्पस व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, डायग्नोसिस के लिए हो, ट्रीटमेंट के लिए हो, एंड try to find out the regulation, what the regulations are telling, respect for each system scope, जहां कहीं भी गुंजाइश होती है उसके लिए करने की कोशिश किया जाए। ये सेकंड पैराग्राफ में मैं बिल्कुल वाजे तौर पे कहता हूँ, डिवाइसेस आर द टूल्स नॉट ओनरशिप मार्कर्स ऑफ एनी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। मेरा मकसद है कि हम जितनी भी जो डिवाइसेस को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें कहीं तो इलाज के लिए, कहीं तशखीस के लिए, कहीं तदारुक के लिए, कहीं हिफ्ज़ व तक़द्दुम के लिए कर रहे हैं। लिहाजा इस बात से बिल्कुल बरी जुमा हो जाइएगा कि ये किसी सिस्टम के ताल्लुक नहीं है। तो चलिए फिर कुछ लिस्ट में बताता हूँ आपको कि कौन कौन सी चीजें हमारे पास इस्तेमाल में आती है। जैसे फिजिकल मेडिसिन में, जनरल मेडिसिन में अगर देखा जाए, कोई बंदा चल नहीं पा रहा तो व्हील चेयर इस्तेमाल करते हैं, ये भी मेडिकल डिवाइस के डेफिनेशन में आ रहा है। स्कूटर्स, क्रचेस, केन्स, वॉकर्स, कास्ट्स, ब्रेसेस, हीटिंग पैड, वाइब्रेटर, मसाज डिवाइसेस, स्पेशलाइज्ड चेयर, ट्रैक्शन, एक्सरसाइज डिवाइसेस, आइस पैक, हॉट बैग, ये सारे फिजिकल मेडिसिन की जिम्मे में आते हैं, जो फिजियोथेरेपी या तदबीर में भी हम इस्तेमाल करते हैं। डे टू डे प्रैक्टिस में मरीजों से भी कहते हैं कि आप इस्तेमाल करो। जनरल मेडिसिन में जो प्रैक्टिस में हाइपोडर्मिक नीडल्स, सिरिंजेस, इंट्रावेनस कैथेटर, हॉस्पिटल बेड, बेड रेल्स, एग्जामिनेशन टेबल, स्ट्रेचर्स, लिफ्ट,
मेडिकल ग्लोव्स, इक्विपमेंट, ये सारी चीजें जो है माय डियर फ्रेंड्स, ये तमाम चीजें तिब्बी यूनानी में इस्तेमाल में आती हैं और ये असासा नहीं किसी का, और ये सारे मेडिकल डेफिनेशन में आती हैं एंड इट इज ऑथराइज्ड टू यूज बाय ऑल द पीपल। ऑप्थोलॉजी में जैसे कॉन्टैक्ट लेंस, आई प्रोटेक्शन डिवाइसेस, आई ग्लासेस, यूरिनरी कैथेटर, ये सब चीजें जो है इस लिस्ट में मैंने शामिल किया। अमराज आसाब में कौन सी चीजें, कार्डियोलॉजी में, आर्थोपेडिक्स में, केमिस्ट्री जो बायोकेमिस्ट्री, हेमाटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में, ब्लड ग्लूकोज डिवाइस, लेबोरेटरी डिवाइसेस भी ये हमारे यहाँ इस्तेमाल में आती हैं। जनरल प्लास्टिक सर्जन जो इस्तेमाल करने वाली चीजें, डेंटिस्ट्री में जैसे टूथ ब्रशेस हैं, डेंटल क्रॉन्स है, ब्रिजेस है, डेंटल फिलिंग, ऑर्थोडोंटिक ब्रेसेस, रिटेनर्स, डेंचर इंस्ट्रूमेंट्स, अनेस्थेसिया की जो रेस्पिरेटरी डिवाइसेस, मेडिकल मॉनिटर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीजें मेडिकल डिवाइस में आती है जो हमारे पास इनको भी इस्तेमाल में आती हैं। मैं बड़े इख्तिताम पे पहुंच रहा हूँ, फाइनल में 5-7 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि वी आर लिविंग इन इंडिया एंड नाउ यूनानी सिस्टम इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन व्हिच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। लिहाजा हिंदुस्तान में इसका जो मौकूफ क्या है, इंडिया स्टैंड एंड मटेरियल विजिलेंस एंड मेडिकल डिवाइसेस, इनफैक्ट ये जो बाकायदा 2017 के रेगुलेशन एक्ट में मेडिकल डिवाइसेस रेगुलेटेड एक्ट बेसिकली ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स के तहत इसके रूल 40 में हुआ करता था, जो मॉडिफाई करके रूल 2017 में इसको लागू किया गया जनवरी 2018 से। नाउ द प्रेजेंट रूल इज इन फोर्स एंड नाउ इन इंडिया द सीडीएस को सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो बेसिकली इट इज अ पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये हमारी नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो मेडिकल डिवाइस रेगुलेशन एक्ट 2017 को उससे रिलेटेड कोई भी जो एक्टिविटी है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको कंसिडर करती है। नाउ देयर इज इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, बेसिकली इट इज द नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर फॉर मटेरियल विजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया, जो सारे मेडिकल डिवाइसेस से रिलेटेड रेगुलेशंस की बात करती है। एंड नाउ एक टेक्निकल सेंटर था श्री चित्रा तिरुनाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम, जो हमारा नेशनल कोलैबोरेटिव सेंटर था। ये कुछ लोग हैं। अब इस वक्त नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्सेज दिल्ली इज ए टेक्निकल सपोर्ट पार्टनर है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो मटेरियल विजिलेंस से रिलेटेड सारे मामलों को देखता है। फाइनली कंक्लूजन, मेडिकल डिवाइसेस आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम। ये हर सिस्टम के इस्तेमाल में आती हैं। Being used as all system of medicine, widely used in conventional medicine, little less an alternative for diagnosis, treatment, and any purpose. More than 1 million medical devices are available, ranging from simple bandage to tongue depressor, even to the complex devices such like a MRI machine, medical softwares. These medical devices benefit the patient at the same time. They also carry significant potential risk also. Now, जरूरत इस बात की है कि इनकी क्वालिटी को बेहतर करने, इनसे जुड़े हुए प्रॉब्लम्स को सही तरीके से समझने के लिए मटेरियल विजिलेंस का ऑब्जेक्टिव है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स लोगों की मदद से अगर किसी भी डिवाइस, किसी भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, एडवर्स इवेंट, यानी वो चीज जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते अगर हो रहा है तो उसको रिपोर्ट किया जाए। एज ए सेड, यूनानी मेडिसिन वाज आल्सो वेल वर्स्ड विद द यूज ऑफ मटेरियल्स एंड देयर क्वालिटी। यही वजह थी कि जहां सिलबत्ता और खरल के लिए कहा जाता था, अतिबा ने लिखा कि कौन सी खरल कितनी देर तक करना चाहिए, किस पत्थर की बनी होनी चाहिए। पावन दस्तों का भी जिक्र इसी तरह किया गया। जहां फर्नेस का प्रोसेस था तो कोबलियों का इस्तेमाल करने की बात कही थी। तो ये सारी चीजें मेडिकल डेफिनेशन डिवाइसेस की डेफिनेशन में आती है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपका कोई सवाल हो तो आई एम रेडी टू अटेंड योर आंसर प्लीज। माय प्रेजेंटेशन इज ओवर। लगता है कुछ क्वेरीज नहीं है या कुछ सवाल हो तो सुनाई तो दे, या आई रिक्वेस्ट माय फ्रेंड्स टू प्लीज टेक्स्ट द थिंग्स सो दैट आई कैन एबल टू सी। आप अगर वो कुछ कह रहे हो तो मेरे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हो गया यस एब्सोल्युटली, ऐसा हम लोग का सवाल है। या बेसिकली दो तरह के बयान की जाते हैं, प्रोसीजरल एरर
प्रोसीजर से जुड़े हुए हैं, जैसे आमतौर पे देखा कि ब्रूस फॉर्मेशन, कपिंग की वजह से रेड या पुस्टूल्स का होना, ऐसी चीजें तो देखी गई जो प्रोसीजर से रिलेटेड है। अपार्ट फ्रॉम दैट, कपिंग का इंस्ट्रूमेंट आप कौन सा इस्तेमाल करो, अगर महाजिमा नारिया की बात कर रहे हैं तो हो सकता, अक्सर देखा गया है जहां महाजिमा के तौर पे जो फेयर इस्तेमाल कर रहे हो तो उससे लोगों को नुकसान पहुंचा गया हुआ है। एज इफ इंस्ट्रूमेंट की वजह से नहीं, बल्कि इंस्ट्रूमेंट के प्रोसीजर के दौरान किए गए डॉक्यूमेंटेड है। हम आपसे तवक्को कर रहे हैं कि आपकी प्रैक्टिस में या किसी और की प्रैक्टिस में इस तरह की कोई चीज नोट की गई तो आप हमारे नोटिस में ले आइएगा कि किस इंस्ट्रूमेंट को, जैसे कब क्या कहते हैं, हॉर्न्स के इस्तेमाल से क्या हो रहा है, लौकी के इस्तेमाल से करने से कुछ हो रहा है, या किसी और प्लास्टिक के मटेरियल से, सिलिकॉन कप के इस्तेमाल करने से मुमकिन है कि हर मरीज में कुछ नहीं हुआ, किसी न किसी मरीज में कुछ हो सकता है, क्योंकि बिकॉज everybody's constitution is different and there is a chemical contact of the instruments may likely to have some adverse events. I hope you got the answer. Noman ji. डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। सेशन है तो आपके साथ ट्रेनिंग था, इसके बाद मेरे ख्याल से यहाँ पे इन्होंने आपको बोला है, आई थिंक आपका वही आकर दिया, लेकिन आपको नहीं। जी थैंक यू सर। ओके, आई रिक्वेस्ट, थैंक यू ऑल द ऑर्गेनाइजर्स। अगर आपका कोई सवाल हो तो यू फील फ्री, सेंड मी योर क्वेरी, आई एम अवेलेबल। बहुत उम्मीद करता हूँ कि काफी लोगों के पास मेरा नंबर होगा। Your coordinator Noman sir will provide my number, or have any query, you please feel free to contact me. I'll try my level best to address your issues, please. Okay, thank you very much, sir. And we are very fortunate enough to have you here. Thank you very much, sir. And it was wonderful deliberation and insightful, and we have learned a lot from your presentation. So thank you very much for giving us your valuable time and sharing your insights. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. I'm leaving. Thank you very much. All the best. Workshop. The session will be conducted by Dr. Tariq Ahmed, Junior Research Fellow, Unani CRM Lucknow. You can see him. He is the one-man army of our institute. Definitely, he has been actively involved in field-level pharmacovigilance, ADR reporting, and training programs. His clarity and practical expertise make learning highly effective. I request Dr. Tariq Ahmed to begin the hands-on training on how to report APR and misleading advertisements.
अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग यहाँ पे आए और हमारी दावत कबूल करी और यहाँ पे अपना वक्त निकाला है। एडीआर क्या होता है और एमएलए क्या होते हैं, इसके बात बहुत हो चुकी है और इसको रिपोर्ट कैसे करना है, क्या है और कौन से फॉर्म से हम कैसे इसको रिपोर्ट करें, बस सिर्फ ट्रेनिंग की बात करते हैं हम। तो व्हाट इज एडवर्स ड्रग रिएक्शन, इससे पहले बात हो चुकी है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन जैसे कि जो है प्रॉपर यूज हो गया, कंटामिनेशन, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, इन सब बात पहले ही हो चुकी है, तो इसको मैं स्किप करता चलता हूँ। स्टेप बाय स्टेप फिलिंग द आयुष एडीआर रिपोर्टिंग फॉर्म। सबसे पहले जब हम रिपोर्टिंग फॉर्म भरते हैं तो उसमें पेशेंट इंफॉर्मेशन, फिर एडवर्स ड्रग रिएक्शन डिस्क्रिप्शन देते हैं प्रॉपर, फिर कॉन्कोमिनेंट फैक्टर्स जो भी होते हैं, जैसे कि कोई पेशेंट कोई सप्लीमेंट वगैरह अदर कोई मेडिसिन ले रहा होगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन फिलअप करते हैं। फिर जो सस्पेक्ट ड्रग होती है जिसको हमें लगता है कि इस वजह से ऐसा हो रहा है तो उसकी डिटेल्स फिलअप करते हैं। एंड देन रिपोर्टर द डिटेल्स, रिपोर्टर जो भी रिपोर्ट करा है, जैसे फिजिशियन हो गया या पेशेंट हो गया, अगर पेशेंट ने आपको बताया है तो पेशेंट का नेम वगैरह लिखेंगे, लेकिन वो पेशेंट आपको पहले फिजिशियन को बताएगा। ये हमारा एडीआर फॉर्म है। हमें आज के गेस्ट स्पीकर डॉक्टर निजामुद्दीन सर ने पहले आपको एडीआर फॉर्म दिखाई दिया था, तो अब हम इसे कैसे इसकी फिलअप करना है इसकी मैं बात कर लेता हूँ। इसमें अब सबसे पहले हम लोग को दिख रहा है कोड ऑफ पेरिफेरल सेंटर। तो कोड जो अपने हम लोगों का, जैसे कि यहाँ पे हमारे एरम कॉलेज के जो है यहाँ पे प्रोफेसर और जो है डिपार्टमेंट के मेंबर हैं और जो है अब्दुल अली के हैं, हयात के हैं, तो अपना जो पेरिफेरल कंबल्शन सेंटर लगता है वो सीआरएम देखो जिसका कोड है 002। तो अगर जिसको नहीं पता वो इसकी भी कर सकते हैं आप लोग। और एडीआर नंबर या ये सब को स्किप करना है। पेशेंट डिटेल की बात करेंगे तो सबसे नेचर में प्लेस ऑफ बर्थ उसका जो भी होगा वो फिलअप होगा और एड्रेस उसका क्या एड्रेस का प्रॉपर विलेज टाउन पोस्ट वह सब कुछ। आईपीडी का पेशेंट है कि ओपीडी का पेशेंट है फॉर्म में ये भी फिलअप करा जाएगा। पेशेंट रिकॉर्ड नंबर, अगर ओपीडी का है तो ओपीडी नंबर हम लोग पास होता है, अगर आईपीडी है तो आईपीडी में हम लोग का एक पेशेंट नंबर होता है। एज क्या है उसकी, उसके सेक्स क्या है, डायग्नोसिस हम लोग ने क्या बनाई है वो डायग्नोसिस के बारे में बात लिखा जाएगा, उसका कॉन्स्टिट्यूशन टेम्परामेंट क्या है। फिर डिस्क्रिप्शन देना सस्पेक्ट एडवर्स ड्रग रिएक्शन का। हम लोग ने सबसे पहले जो पेशेंट आया था तो इनिशियल ट्रीटमेंट कब स्टार्ट हुआ, कब ऑब्जर्वेशन हुआ, उसकी डेट लिखेंगे और क्या रिएक्शन निकल के आया एडवर्स, उसके बारे में हम फिलअप करेंगे। थर्ड पॉइंट में देखेंगे वेदर द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम विद एनी क्रोनिक डिसऑर्डर, किसी कोई भी क्रोनिक डिजीज से पेशेंट को सफर तो नहीं कर रहा है, लाइक हेपेटिक, कार्डियक, डायबिटीज, और कोई चीज का एडिक्शन, किसी चीज का नशा तो नहीं करता है, स्मोकिंग, जैसे कि बहुत से आज देखा जाता है कुछ स्मोकिंग में स्मोकिंग वगैरह दिखते हैं, कुछ किसी का अल्कोहल कंजप्शन भी होता है, तो वो भी हम लोग मेंशन करेंगे। हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस एलर्जीज के बारे में बात करेंगे, कोई प्रीवियस एलर्जी ना रही हो किसी भी ड्रग से। अब 6 पॉइंट हम लोग इसमें फिलअप करेंगे। लिस्ट ऑफ ऑल उसको 1 मंथ में उसको जितनी भी ड्रग्स दी गई हैं उन सबको फिलअप करेंगे। उसका नेम लिखा जाएगा प्रॉपर, मैन्युफैक्चरर कौन है, बैच नंबर क्या है उसका, कितनी डोज में कितनी मकदार उसको दिया है, किस फॉर्म में दिया है, ओरल फॉर्म है या कैसे फॉर्म में दिया गया, स्टार्टिंग डोज का हमने उसको स्टार्ट करा है और उसको जो भी हमारे सस्पेक्टेड ड्रग है उसको स्टॉप करा है या जो नहीं है बाकी कंट्रीब्यूशन में रखते हैं वो भी फिलअप करेंगे। किस रीजन से उसको इस्तेमाल कर रहे थे वो रीजन लिखा जाएगा और अगर कोई अनवांटेड ऑकरेंस हो तो उसको भी फिलअप करा जाएगा। 7 पॉइंट में अगर इसके अलावा जो है आयुष ड्रग लवर कोई ड्रग अगर वो ले रहे हैं कोई मेडिकेशन तो उसके बाद प्रॉपर सेम जैसे आयुष ड्रग का बस इसमें फिलअप होगा, बेनिफिट नंबर, डेट, डोज वगैरह। डिटेल्स क्या डिटेल्स अगर ड्रग सस्पेक्टेड, अब हमको यहाँ पे जिस ड्रग की हमें लग रहा है कि सस्पेक्टेड है उसकी डिटेल्स फिलअप करनी है। उसका नेम क्या है, मैन्युफैक्चर क्या है, डेट एंड एक्सपायरी। अब डेट एंड एक्सपायरी अगर हमको अवेलेबल है तो उसको भी मेंशन करना है। कभी कभी पेशेंट क्या होता है उसको लगता है यार जरूर खराब है वो उठा के फेंक देता है तो हमें अवेलेबल नहीं होती है। रिमेनिंग पैकेज अगर उसके बाद है तो नहीं है, कभी कभी लेवल पेशेंट फोटो ले लेते हैं तो पेशेंट के लेवल पता होगा तो लेवल हम लोग फिलअप कर सकते हैं। ओरली ले रहे हैं या विद वाटर या कैसे भी अनेमिया फॉर्म से। डाइटरी प्रिकॉशन सबको क्या दिए गए हैं, जैसे कभी कोई फिजिशियन बताता है कि इसको आपको जो है कोकोनट कभी मरहम जैसे कोकोनट ऑयल वगैरह का यूज करना होता है और मिल्क के साथ हनी कर देना है, और कभी आपको फैटी नहीं करना है, प्रिकॉशन होंगे उसको मेंशन करेंगे।
मेडिकल प्रोविजन के अंडर में लिया गया है या अपने पेशेंट ने अपने आप से किया है उसके बारे में उसको लिखा जाएगा। एनी अदर इवेंट कोई भी प्रोटेक्शन होगी तो उसको मैनेजमेंट हम लोग ने क्या करा कि जो भी सस्पेक्टेड ड्रग है उसको स्टॉप कर दिया गया है। फिर पेशेंट को रिकवरी मिली है तो देखेंगे यस, नहीं रिकवर हुआ है तो नहीं, अननोन नॉट रिकवर्ड, अननोन में चला गया है कि फैटल या कभी ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ लेकिन डेथ भी हो सकती है। सीवियर है कि नहीं है, रिएक्शन है अवॉइडेड आफ्टर ड्रग स्टॉप डोज रेसिड्यूज। जब हमने कोई भी सस्पेक्ट ड्रग को अगर स्टॉप करा तो उसका हम लोग देखेंगे कि कोई रिएक्शन उसका जो है कम हुआ है या रिएक्शन बंद हो गया है। तो रिएक्शन अगर हमने दोबारा से इस्तेमाल कराया है जब भी चैलेंज करते हैं तो अगर वही तुमको एंटीजन फिर से हो रहा है तो इसका मतलब जो है वहाँ पे लिखा रहेगा कि जो है रिएक्शन रिएक्टेड आफ्टर एडमिशन ऑफ द ड्रग। बहुत पेशेंट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, अगर इसकी वजह से कोई सीवियर रिएक्शन होता है तो पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है कि नहीं हुआ है, अगर कहाँ हुआ है, रेफर हुआ तो उसका भी प्रॉपर नेम, एनी ऑफ नॉर्मलिटीज और फाइंडिंग, लेबोरेटरी फाइंडिंग की बात करी जाएगी। फिर रिपोर्टर कितने रिपोर्ट करा है उसके बारे में यहाँ पे 12 नंबर पॉइंट में है। जैसे कि पेशेंट ने खुद आके बताया कि डॉक्टर हमने ऐसी मेडिसिन आपने दी, हमने खाया है तो ऐसा हो गया है। अटेंडेंट नर्स, डॉक्टर, फार्मेसी जैसा कि सर हमको बताया कि हु कैन रिपोर्ट के पॉइंट में कौन कौन रिपोर्ट कर सकता है, कि नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसका टेलीफोन नंबर और ईमेल, सिग्नेचर, उसकी डेट, ये सब। अगर फिजिशियन कर रहे हैं तो यहाँ सेंटर को अपना एड्रेस डाल सकते हैं या आप जहाँ कर रहे हैं वो प्लेस एड्रेस मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद जो है फिर सर पहले ही जो है नरेंद्र स्किल के बारे में बता चुके हैं तो कि उसमें कैसे कैसे क्या है तो इसको भी आई थिंक डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। तो लेकिन नरेंद्र स्कूल में जब हम लोग रिपोर्ट करने के बाद एक देखते हैं स्कोर कितना आया। अगर स्कोर जो है 9 के आसपास होता है तो उसको सर्टेन है, 5 to 8 प्रोबेबल है, 1 to 4 पॉसिबल है और 0 to 1 लाइकली है। लास्ट पेज एडीआर का तो सस्पेक्टेड एडवर्स इवेंट जो है वो माइल्ड है कि मॉडरेट है कि सीवियर है, जो भी वो पिकअप करेंगे। सस्पेक्टेड एडवर्स इवेंट चाहे नॉन सीरियस है कि जो है सीरियस है, किसकी वजह से हुआ, फिजिशियन की गलती की वजह से हुआ है या पेशेंट की गलती की वजह से हो गया। पेशेंट को उन्होंने बताया कुछ और खाते कुछ, कभी कभी मरहम खाते हैं और मरहम लगाते हैं, ऐसा भी पेशेंट आए हुए हैं। तो ड्रग की वजह से हुआ है और जो है अदर फैक्टर तो उसके बारे में भी। अब इसके बाद होता क्या है, सोल्यूशन ये हम लोग सीपीबीसी से जो कलेक्शन जो है आईपीबीसी को फर्दर फॉरवर्ड होता है, वहाँ पे एनालाइजेशन होता है, फिर वहाँ से जो है एनटीबीसी सेक्शन अलर्ट होता है। The National Pharmacovigilance Center under the Ministry of Ayush invites grants across all report, identify safety signals, issuing alert to the healthcare providers and recommending regulatory assessment to the protect public health. इसका इम्पैक्ट की बात करें तो इम्पैक्ट ऑफ एडल्ट रिपोर्टिंग इन आयुष का रिलेशन हो जाता है, एविडेंस बेस्ड सेफ्टी हम लोग को मिल जाती है, रेगुलेटरी एक्शंस हो जाते हैं, पब्लिक का अच्छी इससे बना रहता है। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो अभी तक जो है अगर 2015 से 2018 के बीच में 800 से ज्यादा कंप्लेंट फाइल हो चुकी हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे एडवर्टाइजमेंट तो भी सर भी पहले बता चुके हैं कि अनप्रूवन डिसीज क्लेम्स हो सकते हैं, लाइसेंस प्रोडक्ट हो सकते हैं, कोई भी मिरेकुलस क्लेम्स जैसे कि जो है 4 दिन में फला बीमारी से निजात, बिल्कुल फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, इसको निश्चित करते हैं। अब आते हैं कि जो है हम लोग जब रिपोर्ट करते हैं तो कैसे प्रॉपर रिपोर्ट होता है। तो ऑफिशियल लेटर होता है, ऑफिशियल लेटर उससे हम लोग रिपोर्ट करते हैं। कि लाइसेंस अथॉरिटी को प्रॉपर क्लियर रिगार्डिंग सब्जेक्ट कितने एक्शन टेकन बाय द स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी बाय फॉर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट रिपोर्ट ऑफ फार्माकोविजिलेंस सेंटर पीसीबीसी जो भी सेंटर है आपका, कि जो हमको एक लेटर मिला है, गाइडलाइन ऑर्डर मिला हुआ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का, उसका रेफरेंस देते हुए हम लोग देखते हैं कि हम लोग ये रिपोर्ट कर रहे हैं, इसको आप इसके प्रॉपर एक्शन लीजिए और इसके बारे में हमको एक्नॉलेज करिए कि हम लोगों ने क्या एक्शन लिया गया है। तो फिर वहां से जो है
ये ऑफिस में मेमोरेंडम है जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने डेटेड 2 जुलाई 2020 को ये प्रॉपर सर्कुलेट हुआ है। मीटिंग एडवर्टाइजमेंट फॉर्म की अगर बात करें कैसे इसको फिलअप करना है, सबसे पहले जो है ऊपर सेंटर का नेम अपने हमारे का सेंटर तो लखनऊ है, तो लखनऊ और देखिए मंथ का है लास्ट में अगर किसी ऊपर कॉर्नर मंथ एडवर्टीजमेंट का फोटो क्या जैसे कि हम ऑनलाइन मीडिया पे करते हैं तो ऑनलाइन मीडिया पे हमको कोई भी ऐसे कोई भी क्लेमिंग वर्ड मिल जाता है या कोई भी क्लेमिंग लाइन है तो उसका स्क्रीनशॉट लेके अपलोड करेंगे, सीरियल नंबर देंगे, कभी कभी ऐसा होता है हमको एक दिन में 2 या 3 में मिल जाते हैं तो सीरियल नंबर 1 2 3 रहेगा। आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी होम्योपैथिक ड्रग का नेम जो ड्रग का नेम है अगर नहीं है तो कभी कभी जो ट्रीटमेंट बताया जा रहा है उसके बारे में लिखेंगे, एडवर्टाइजर कौन है या मैन्युफैक्चरर कौन है, कभी कभी मार्केटिंग एजेंसी कौन उसका नाम आएगा, प्रॉपर कॉन्टैक्ट नंबर लिखा जाएगा, कभी कभी कॉन्टैक्ट नंबर नहीं होता है तो नॉट मेंशन कर देंगे। मीडियम का एडवर्टाइजमेंट का प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अगर प्रिंट मीडिया है तो उसका प्रॉपर रेफरेंस नंबर आपको देना पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल दैनिक जागरण में कोई एड निकला है तो फला डेट में इस पब्लिकेशन में हिंदी वर्जन में इस पेज नंबर पर ऐसे से एड निकला हुआ है। कंटेंट प्रॉपर देंगे, क्या कंटेंट हम किस बेस को क्लेम कर रहे हैं वो कंटेंट प्रॉपर लिखा जाएगा, रेफरेंस मैंने बता ही दिया है। अगर ऑनलाइन मीडिया है तो उसका एडवर्टाइजमेंट लिंक होगा, उसको लिंक को कॉपी करके पेस्ट कर दिया जाएगा। डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट पब्लिश, किस डेट में टेलीकास्ट या पब्लिश हुआ है, प्रिंट मीडिया का हमारे न्यूज़पेपर है तो उसमें जो डेट दी होती है। ऑनलाइन में भी कभी कभी जो हमारे पास पोस्ट होता है उसमें भी डेट मेंशन होती है, लेकिन कभी कभी हम लोग ऐसे जा रहे हैं कोई क्लिनिक का बैनर मिल गया या कहीं पे आपको कोई भी फिलर पे या आपको बोर्ड या पोस्टर मिल गया तो उसकी मेंशन नहीं होती तो वहाँ पे नोट मेंशन कर देंगे किस डेट में एक्सेस करा है तो डेट अंडर द सेक्शन, किस सेक्शन के अंडर उसको हम रिपोर्ट कर रहे हैं, फिर डेट और प्लेस और यहाँ पे सिग्नेचर होगा आपके कोऑर्डिनेटर का। सेक्शन की बात करें तो 2 सेक्शन है, द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 एंड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 बेसिकली सब में लगता है क्योंकि कोई भी कंज्यूमर एट लास्ट पेशेंट ही कंज्यूमर होता है तो उसको गुमराह करने के उसमें ये प्रोटेक्शन एक्ट लगता है। लेकिन ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट की बात करें तो अगर किसी भी पर्टिकुलर मेडिसिन के नेम के साथ और किसी भी पर्टिकुलर डिजीज को अगर हम क्योर करने का क्लेम करते हैं तो ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट लगता है। व्हाट आफ्टर यू हैव टू रिपोर्ट रिव्यू प्रोसेस होता है, जैसे कि पहले बताया गया इन्वेस्टिगेशन होती है, प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी होती है, फिर इम्पैक्ट होता है प्रॉपर। एक चीज अब मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा कि पास से मुझे मिल गया है, मैंने अभी कुछ दिन पहले क्लेम करा था तो वो कहीं से लिंक मिल गया तो उसको पता चला कि यहाँ से क्लेम हुआ है तो कैसे लेटर जाता है, एचडीएलए कैसे लेटर भेजती है, किस फॉर्मेट में कैसे, क्या मैं ये भी दिखा देता हूँ। एक्शन जब हम लोग कहते हैं तो एक्शन लिया भी जाता है, ऐसा नहीं कि कहा जा रहा है कि हाँ मिस्त्री काम करी प्रॉपर लेटर एक्शन जाता है। ये चीज मैं अच्छे से दिखाऊंगा।